फिर देखो हम दो सेक्शन देखते हैं, 158A एंड 158AA। 158A जो है इसको कहते हैं अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील्स। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि प्रोसीजर दिया है, व्हेन असेसी क्लेम्स आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अंडरलाइन कर दो, आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसमें आता ही नहीं है क्योंकि अपन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन से क्वेश्चन जाते हैं? ओनली द क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है, वेयर एन असेसी क्लेम्स दैट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन हिज केस फॉर एनी असेसमेंट ईयर इज पेंडिंग बिफोर द एओ और द अपेलेट अथॉरिटी। अपेलेट अथॉरिटी यानी कि तुम्हारा कमिश्नर अपील्स, लिख दो कमिश्नर अपील्स, ठीक है, इज आइडेंटिकल with a question of law arising in his case, underline his case, for another assessment year which is pending before the high court or supreme court। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तुम्हारा पुराना केस। He may furnish to the AO or the appellate authority a declaration in the prescribed form and verified in the prescribed manner that if the AO or the appellate authority agrees to apply in the relevant case the final decision of the question of law in the other case, he shall not raise such question of law in appeal before any appellate authority or the high court or supreme court। अच्छा, appellate authority में ITAT भी आता है, वो भी लिख लो, ITAT, इनकम टैक्स appellate ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ तुम्हारा अपील का जो पूरा ऑर्डर है वो है, पहले तो असेसिंग ऑफिसर है जो तुम्हारा ओरिजिनल असेसमेंट करता है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर वहाँ से अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो आप जाते हो कमिश्नर अपील्स के पास, वहाँ से डिससेटिस्फाइड हो तो आईटैट में जाते हो, आईटैट से डिससेटिस्फाइड हो तो आप जाते हो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से डिससेटिस्फाइड हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ अपील्स। वेरी गुड। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अभी तुम्हारा केस चल रहा है। कहाँ पे केस चल रहा है? बिफोर द एजुडिकेटिंग ऑफिसर, द असेसिंग ऑफिसर, या तुम्हारे कमिश्नर अपील्स के पास, या आईटैट के पास। तो यहाँ पे केस पेंडिंग है। अब ये केस पेंडिंग है, यहाँ प्रेजेंट केस इज पेंडिंग बिफोर एनी ऑफ दीज अथॉरिटीज, और तुम्हारा पुराना कोई केस, ओल्ड केस is pending in the High Court or Supreme Court on the same question of law। ठीक है। अब देखो यहां पे केस चल रहा है, तो मान लो कि अभी ये करंट असेसमेंट ईयर का यहाँ असेसमेंट चालू है 143, 144, या 1-2 साल पहले का है, तो वो अपील यहाँ पे पेंडिंग है, या आईटैट में पेंडिंग है। यहाँ पे अपील पेंडिंग होगा, यहाँ पे असेसमेंट पेंडिंग होगा। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां इन्वॉल्व है वो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ तुम्हारे ही कोई पुराने केस में इन्वॉल्व है जो अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मान लो 8 साल पुराना एक केस था, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां पे भी था, तो वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो यार यहां असेसिंग ऑफिसर अपना डिसीजन देगा, फिर मैं अपील में जाऊंगा कमिश्नर अपील्स के पास, लेकिन मेरा सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी पेंडिंग है ना यार, तो मैं कितने बार अपील करूं? बार बार अपील करूंगा, और नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? देखो अगर मैं यहां पे अपील में नहीं गया ना तो केस टाइम बार हो जाएगा। अब ये साल का डिसीजन आएगा भी, लेकिन वो मेरे फेवर में भी आएगा, तो उस साल में तो मेरे को उसका रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन यहां जो केस डिसाइड हो गया और मैंने अपील नहीं किया, तो यहां कैसे लगेगा वो? तो यहां पे भी मेरे को अपील में जाना ही पड़ेगा। ऐसे अगर हर साल में मेरा एक क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज होता है, एक टिपिकल पॉइंट है जो हर साल असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ करता है, और हर साल मैं अपील में जाता हूं, तो क्या सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मल्टीपल अपील्स फाइल करके रखूं? और नहीं करूंगा तो क्या होगा कि मेरे ये केसेस टाइम बार हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑर्डर आ भी गया और मेरे फेवर में भी आया,
तो मेरे को अगर यहाँ पे उसको अप्लाई करना है तो या तो 154 में एप्लीकेशन देना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन का, जिसका टाइम लिमिट होता है। अगर वो टाइम लिमिट खत्म हो गया 4 साल, तो ये टाइम बार हो गए केसेस, है ना, तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए मेरे को हर साल अपील करना है, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो दोनों तरफ से सोल्यूशन नहीं है, तो उसका सोल्यूशन है ये सेक्शन में। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि यहाँ जब आपके केस पेंडिंग है और आपका पुराना केस यहाँ पेंडिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में विद सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, और वहां लगने वाले हैं 5 6 7 साल 10 साल, कोई बात नहीं, आप इन लोगों को अप्लाई करो। एओ या कमीशन अपील से आईटैट को एप्लीकेशन दो, application under 158A, that if you agree, if this assessing officer agrees, if commissioner appeals agrees, if ITAT agrees, then they can pass their orders right now as they wish, जैसे उनको लगता है वैसे पास कर दे। लेकिन वो एग्री कर रहे हैं कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा, तो वहां जो डिसीजन आएगा उसको ये लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, और उन्होंने जो अभी ऑर्डर पास किया है उसको फिर रिवाइज करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द फाइनल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ऐसा एप्लीकेशन है कि अगर आप लोग एग्री कर रहे हो तो मैं फिर यहां पे अपील में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गोइंग टू अपील अगेंस्ट योर ऑर्डर्स राइट नाउ, लेकिन आप एग्री करो कि जब वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तो आप लोग अप्लाई करेंगे, मेरा केस टाइम बार नहीं होगा। एग्री कर रहे हैं तुम लोग? ठीक है, अगर वो एग्री कर लेते हैं तो फिर हम अपील में नहीं जाएंगे। देन व्हाट विल हैपन कि ये जो अथॉरिटीज है दे एग्री एंड दे पास देयर ऑर्डर्स। ऐसा नहीं कि उनको ऑर्डर रोक के रखना है कि जब तक वो ऑर्डर फाइनलाइज नहीं होता तो हम ऑर्डर को रोक के रखेंगे, बिल्कुल नहीं। ये लोग अपने ऑर्डर्स पास कर देंगे। तो असेसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर पास कर देगा, कमिश्नर अपील्स अपना कर देगा, आईटैट अपना कर देगा, जैसे उनको करना ही कर देंगे, चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे अगेंस्ट हो, जैसे उनको सही लगता है दे विल पास देयर ऑर्डर्स एंड दे विल फाइनलाइज द केस। बट वी विल नॉट गोइंग टू अपील, नो फर्दर अपील, assessee will not go into any further appeal. Assessee will not appeal. तो अगर ये एओ के पास था तो असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा, मैं इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील नहीं करूंगा। अगर बाकी क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व रहेंगे वो केस में तो उस पर हम जाएंगे अपील में, बट नॉट ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर आ गया तो हम आईटैट में अपील नहीं करेंगे, जो जहां है वहां रुक जाएगा। आईटैट में अगर केस पेंडिंग था, उसने ऑर्डर दे दिया, तो मैं आगे हाई कोर्ट में अपील नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? जहां पे था वहां रुक जाएगा, उसके आगे अपील में नहीं जाएगा। और फिर ये वाले जब फाइनलाइज होंगे, नाउ फाइनलाइज मींस कि अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, कोई भी, मैं या डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, तो हाई कोर्ट ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर रुकना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जब अपना ऑर्डर देगा तो वो फाइनल होगा। ठीक है, एज ए केस में भी। तो जब ये यहां फाइनलाइज हो जाएगा तो उसको अपन ये जो अथॉरिटीज के ऑर्डर्स है ये, तो उनको देंगे और कहेंगे कि देखो आपका ऑर्डर और ये ऑर्डर अगर एक ही जैसा है, बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ऑर्डर्स और ये ऑर्डर में डिफरेंस आ गया तो फिर हम इनको अप्लाई करेंगे कि देखो यहां जो ऑर्डर आया है उसको आप यहां अप्लाई करो और ये जो आपका ऑर्डर था उसको रिवाइज करो विदाउट टाइम लिमिट्स। तो यहां पे भी कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा फिर। तो ये केस अब टाइम बार नहीं होंगे क्योंकि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है। सो नाउ दिस केसेस विल नॉट गेट टाइम बार्ड इवन दो वी हैव नॉट फाइल्ड अपील्स। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल अपील सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अवॉइड हो जाती है, अवॉइडिंग रिपीटेटिव अपील्स ऑन द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये उसका फंडा है। तो फिर उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड फाइनलाइज द ऑर्डर्स। फाइनलाइज नहीं, अमेंड कर देता हूं मैं, अप्लाई एंड रेक्टिफाई द ऑर्डर। तो कौन से ऑर्डर्स? ये वाले, ये जो ऑर्डर्स है यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएंगे इफ द नीड अराइजेस।
अगर यहाँ जो ऑर्डर पास हुआ और वो जो कोर्ट ने कहा वो सेम है तो फिर रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अलग है तो फिर ये रेक्टिफाई करने पड़ेंगे ऑर्डर्स। गॉट इट? तो ऐसा है उसमें। देखो अब एक बार और पढ़ो उसको। तो ये वन था, उसमें क्या लिखा था कि वेयर एन असेसी क्लेम्स दैट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन हिज केस, ये अपना ही केस होना चाहिए जो अभी है, और अपना ही केस वो भी होना चाहिए पुराना जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, अराइजिंग इन हिज केस फॉर एनी असेसमेंट ईयर विच इज पेंडिंग बिफोर द एओ or the appellate authorities is identical with the question of law arising in his case for another assessment year which is pending before the High Court or Supreme Court. He may furnish to the AO or the appellate authority a declaration in the prescribed form, ये हम application जो डालेंगे declaration देंगे, and verified in the prescribed manner, that if the AO or the appellate authority agrees to apply in the relevant case the final decision of the question of law in the other case, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, देन ही शैल यानी असेसी शैल नॉट रेज सच क्वेश्चन ऑफ लॉ इन अपील एनी फर्दर। हम इसको फर्दर अपील में लेके नहीं जाएंगे, अभी वाले जो आप ऑर्डर्स पास करेंगे उनके ऊपर हम फर्दर अपील नहीं करेंगे, सिंपल। एंड वेयर अ क्लेम इज एडमिटेड the AO or the appellate authority may make an order disposing of the relevant case without waiting for the final decision on the question of law in the other case. ये लोग रुकेंगे नहीं, मैंने कहा ना, ये लोग अपने ऑर्डर्स फाइनलाइज कर देंगे। एओ अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा, अपीलेट अथॉरिटी अपने जो अपील्स है उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे एज दे विश। लेकिन व्हेन द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन द अदर केस, पुराना वाला जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बिकम्स फाइनल, इट शैल बी अप्लाइड टू द रेलेवेंट केस। रेलेवेंट केस यानी ये वाले जो उन्होंने फाइनलाइज करके पास किए थे। And the AO or the appellate authority shall, if necessary, amend the order conformably to such decision. Conformably यानी in conformity with such decision of the High Court or Supreme Court. है ना, सिंपल है। तो ऐसा है ये। और अपीलेट अथॉरिटी का डेफिनेशन दिया ही है, कमिश्नर अपील्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल, आईटैट, दो इसमें आते हैं। तो ये एप्लीकेशन तीन जगह हो सकता है, असेसिंग ऑफिसर के पास ओरिजिनल असेसमेंट्स के अंदर 143, 144, 147 जो चल रहे थे उसके अंदर, या फिर कमिश्नर अपील्स के सामने जब केस चल रहा है वहाँ पे भी हो सकता है अपील्स में, या ट्राइब्यूनल में भी ये एप्लीकेशन हो सकता है। तो तीन जगह पे एप्लीकेशन हो सकता है। और उसके बाद और एक है सेक्शन प्रोसीजर व्हेन इन एन अपील बाय रेवेन्यू, अपील बाय रेवेन्यू है ये, an identical question of law is pending before Supreme Court, 158AA। तो इसमें क्या कहता है, सिमिलर लाइंस पे कि notwithstanding anything contained in this act where the commissioner or principal commissioner is of the opinion that the question of law arising in the case of an assessee for any assessment year, such case hereinafter referred to as relevant case, is identical with the question of law arising in his case for another assessment year which is pending before Supreme Court। तो यहाँ हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ उल्टा है, वहाँ पे असेसी को लग रहा था कि उसका क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम है, यहाँ डिपार्टमेंट को लग रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम है। तो ऐसा उल्टा हो जाता है। नाउ द कमिश्नर इज थिंकिंग दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन योर केस, प्रेजेंट केस, इज द सिमिलर वन टू योर क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ दैट अर्लियर केस विच इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। इन एन अपील अंडर सेक्शन 261 और इन अ स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन जो होता है वो अपील में समझाऊंगा चैप्टर में, ये एसएलपी। तो एसएलपी इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ फाइलिंग अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो तुम्हारा इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन है वो 261 है, या फिर एसएलपी तुमने फाइल किया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो तुम्हारे पास, आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों फाइल होता है मैं वहाँ समझाऊंगा, अपील्स में आपको समझ में आएगा। जो भी हमारा केस पेंडिंग है, अभी अपने को इतना ही जानना है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा पुराना केस पेंडिंग है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन फेवर ऑफ द असेसी, इन फेवर ऑफ असेसी। तो देखो पूरा उल्टा केस है, हाई कोर्ट का जजमेंट अपने फेवर में था, असेसी के फेवर में, और डिपार्टमेंट अपील में गया है तुम्हारा किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ अपील सुप्रीम कोर्ट में किसने किया हुआ है, डिपार्टमेंट ने। ठीक है, सच केस बीइंग हियरइनआफ्टर रिफर्ड टू एज द अदर केस,
he may, instead of directing the assessing officer to appeal to the appellate tribunal under subsection 2 or 2A of 253, direct the assessing officer to make an application to appellate tribunal in the prescribed form within 60 days from the date of receipt of the order of the Commission of Appeals, stating that an appeal on the question of law arising in the relevant case may be filed when the decision on the question of law becomes final in the other case. यानी यहाँ डिपार्टमेंट अब क्या रहा है, वो असेसिंग ऑफिसर से कहेगा डोंट गो इनटू अपील, अपील में मत जाओ, रुक जाओ, लेकिन ट्राइब्यूनल को बता दो कि हम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहां हमारा केस पेंडिंग है. तो अगर वो डिसाइड होगा और वो अगर डिपार्टमेंट के फेवर में होगा तो फिर यहां हम अपील करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ना, क्या जरूरत है करने की. अगर वहां भी केस हार गए और यहां भी हारे हुए हैं तो फिर क्या मतलब है, फिर तो आगे जाके कोई मतलब नहीं है ना. तो ऐसा केस. तो देखो फिर से देखो पूरा क्या बोला, notwithstanding anything contained in this act, where the commissioner or principal commissioner is of the opinion that any question of law arising in the case of an assessee for any assessment year, ये केस है assessee का जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, is identical with the question of law arising in his case only for another assessment year which is pending in Supreme Court. तुम्हारा ही पुराना केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इन एन अपील अंडर सेक्शन 261, यानी जो हाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो अपील है 261 में, ये एसएलपी है, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट. अब यह इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया था जिसपे फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील है, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर किसके फेवर में था, एसएससी के फेवर में था. हाई कोर्ट का ऑर्डर एसएससी के फेवर में था, डिपार्टमेंट ने अपील किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है. अगर ऐसा केस है तो फिर आगे देखो, ही यानी कौन, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, instead of directing the assessing officer to appeal to appellate tribunal. तो पहले आपको समझाता हूं कि यहां क्या है, जरा रुक जाओ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. यहां पे क्या है कि ये एओ है, एओ किसके फेवर में ऑर्डर पास करता है, एसएससी के फेवर में करता है क्या कभी, हरगिज नहीं. एओ जो है असेसिंग ऑफिसर, जो ओरिजिनल असेसमेंट होता है वो ऑब्वियसली अगेंस्ट द एसएससी होता है, अगेंस्ट एसएससी ऑर्डर उसने निकाला. तो नेक्स्ट जो अपील होती है वो होती है कमिश्नर अपील्स के पास. तो कमिश्नर अपील्स में अपील किसने किया होगा, अपील किसने किया होगा, एसएससी, एसएससी अपील्स, एसएससी ने अपील किया, एंड द डिसीजन is in favor of assessee. यहां assessee के फेवर में डिसीजन आया है, ठीक है, assessee के फेवर में डिसीजन आ गया. अब ऐसे केस में नेक्स्ट अपील कहां होगा, आईटैट में. लेकिन कौन फाइल करता है अपील आईटैट में, ऑफिसर जाएंगे ना अपील फाइल करने, यानी डिपार्टमेंट विल अपील, क्योंकि ये ऑर्डर एसएससी के फेवर में आ गया है. पहला ओरिजिनल ऑर्डर एसएससी के अगेंस्ट था, वो अपील में गया कमीशन अपील्स के पास, कमीशन अपील्स ने ऑर्डर कर दिया है उसके फेवर में, यानी एसएससी केस जीत गया है. तो नाउ हु विल गो इनटू अपील, द डिपार्टमेंट. तो वहां पे डिपार्टमेंट यानी क्या होता है कि जो कमिश्नर होता है वो असेसिंग ऑफिसर से कहता है कि जाओ अपील करो आईटैट के अंदर. सो नेक्स्ट अपील जो होगा वो आईटैट में होगा. एंड सिंस दिस ऑर्डर इज इन फेवर ऑफ एसएससी, हु विल गो इनटू अपील, कमिश्नर जो है सीआईटी या पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर, ये डायरेक्ट करता है ऑफिसर यानी बेसिकली एओ टू अपील नॉर्मली. तो ये नॉर्मली करेगा. लेकिन अब ये केस क्या कह रहा है 58AA क्या कह रहा है 158 कि यही एसएससी का जो एसएससी है इसका ही कोई पुराना केस हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें भी उसमें भी क्या हुआ था, उसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो एसएससी के फेवर में था, एचओ नहीं सॉरी, अच्छा यहां काट दो मैं नीचे लिखता हूं, उसका भी जो ऑर्डर था तो ओल्ड केस हाई कोर्ट
फेवर ऑफ असेसी, और डिपार्टमेंट अपील में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में, डिपार्टमेंट अपील सुप्रीम कोर्ट में है, डिपार्टमेंट अपील, और वो वहां पेंडिंग है, तो ये यहां पेंडिंग है अभी, ठीक है, ये पेंडिंग है। तो अब ये जो कमीशन ऑफ इनकम टैक्स या पीसीआईटी है वो यहां पे एक एप्लीकेशन डालेंगे, एओ को ही बोलेंगे कि जाके एप्लीकेशन करो कि मैं अभी अपील फाइल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डबल डबल अपील चलेंगी ना, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां भी सुन रहे हैं यहां भी सुन रहे हैं, डबल डबल का ही टाइम वेस्ट करने का। तो ये लोग बोल देंगे कि रुक जाओ, वी विल नॉट फाइल, हम रुकेंगे जब तक कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर असेसी के फेवर में डिसाइड हो गया तो फिर ये अपील का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, बेकार टाइम वेस्ट है। और अगर वो डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन आया तो फिर यहां पे आगे जाने का बनता है ना बात, तो फिर ये लोग आगे अपील करेंगे, ये रुकेंगे, यहां तक रुकेंगे, ये जब फाइनलाइज हो जाएगा तब इस पे अपील होगा आगे, और फिर आईटैट भी वही करेगा, इट विल डिसाइड द केस इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज defined the question of law. Once that is defined, it will apply to the later cases also. तो इस तरह से वो avoidance of repetitive appeal होगा from department side. आया समझ में? तो ऐसा बोला है, तो अब यहां से पढ़ो देखो, he may instead of directing the assessing officer to appeal to tribunal, तो अपील टू ट्राइब्यूनल इसका मतलब ही क्या है, बैकग्राउंड में समझ में आ रहा है कि डिसीजन ऑफ कमिश्नर अपील्स हैज ऑलरेडी कम और अब ट्राइब्यूनल में अपील करना है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मत करो अभी, अंडर सबसेक्शन 2 और 2A ऑफ 253 अपील चैप्टर में पढ़ेंगे अपन 253 सेक्शन, डायरेक्ट द असेसिंग ऑफिसर टू मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अपील वो क्या कहेंगे कि एओ को कि जाके एक एप्लीकेशन डालो ट्राइब्यूनल में, ठीक है, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमीशन अपील्स। ये कमीशन अपील्स का जब ऑर्डर आ गया था तो नॉर्मली 60 डेज में अपील करने का टाइम होता है, डिपार्टमेंट अपील करने का टाइम 60 डेज होता है ट्राइब्यूनल में, लेकिन यहाँ बोलेंगे कि ऐसा मत करो, अपील मत डालो, लेकिन वही 60 डेज में एक एप्लीकेशन डाल लो, स्टेटिंग दैट एन अपील ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द रेलेवेंट केस मे बी फाइल, कि हम फाइल करेंगे बाद में, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें हमारे अभी के केस में अराइज हो रहा है उस पर हम अपील फाइल करेंगे, कब करेंगे, लेकिन when the decision of the question of law becomes final in the other case, जब वो पुराना केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो डिसाइड हो जाएगा तब हम ये अपील फाइल करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। आया समझ में? इंटरेस्टिंग ना। फिर कह रहा है कि कमिश्नर और द प्रिंसिपल कमिश्नर शैल डायरेक्ट द असेसिंग ऑफिसर टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ओनली इफ एन एक्सेप्टेंस इज रिसीव फ्रॉम दी असेसी। तो ये करने के पहले, ये जाने के पहले असेसी को भी पूछ लेंगे कि ऐसा करे क्या, अपन रुक जाए क्या, असेसी तो बोलेंगे ही ना कि हाँ बिल्कुल रुक जाओ, ऑब्वियसली उसके फायदे का ही है ना, नहीं तो उसको भी अपना लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है या सीए, उसका भी तो खर्चा लगा है ना, तो असेसी बोलेगा हो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट केस इन सुप्रीम कोर्ट, इसको अभी पेंडिंग रखो, तो वो लेकिन एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस फ्रॉम असेसी to the effect that the question of law in the other case is identical to that arising in the relevant case, and in case no such acceptance is received, अगर acceptance assessee का नहीं मिला, then the commissioner or the principal commissioner shall proceed in accordance with the provisions of 253, यानी फिर तो अपील फाइल करना ही पड़ेगा, फिर कोई रास्ता नहीं है। And where the order of commissioner appeals referred to under 1 is not in conformity with the final decision on the question of law in the other case, the commissioner or the principal commissioner may direct the assessing officer to appeal to appellate tribunal। देखो फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और उसमें डिपार्टमेंट जीत जाएगा तो फिर यहाँ वो असेसिंग ऑफिसर को बुला के बोलेंगे कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के जाओ ये वाला केस जो हमने छोड़ के रखा था जल्दी लेके जाओ ट्राइब्यूनल के पास, और वो सुप्रीम कोर्ट के कॉपी भी लेके जाओ ऑर्डर का और दिखा दो ट्राइब्यूनल को कि देखो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इस तरह से डिसाइड होना चाहिए। तो फिर ट्राइब्यूनल जो है ये प्रेजेंट केस को लेगा और वो डिसाइड कर देगा इन कन्फर्मिटी विद दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और फिर उसको क्लोज करेंगे, है ना। और फिर लिखा गया ऑल एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी फाइल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ
date on which the order of Supreme Court in the other case is communicated to the commissioner or principal commissioner. तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा और वो कम्युनिकेट हो जाएगा कमिश्नर को, यानी कमिश्नर को एक कॉपी मिल जाएंगी उसकी, तो यहाँ से 60 डेज के अंदर फिर ये जो केस अभी पेंडिंग था, कमिश्नर अपील्स के बाद हम अपील में नहीं गए थे, तो फिर वहाँ से फाइल करेंगे 60 डेज के अंदर। ऐसा है, सिंपल है। तो ऐसे 2 सेक्शंस है अवॉइडिंग रिपीटेटिव अपील्स के। शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है एग्जाम में, थियरी क्वेश्चन।